हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और डेली हम थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर भी हो चुके होंगे, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इस बात का आएगा कि हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या वो क्वेश्चन हम करने के काबिल हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, यहां पे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है चार्जिंग करने के जो मेथड्स हैं, बॉडी को चार्ज करने के जो मेथड हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है, थर्ड वन आप बताइए बिना देखे। थर्ड वन है चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो थर्ड वन है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीनों मेथड आप जानते हो। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी को हम रब करते हैं, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो दो कंडक्टर को हम लेकर के एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो कुछ चार्ज जो है दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एरिया। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट दैट, उसके कांटेक्ट में आए बिना हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन से। ठीक है, सो लेट्स कम टू द फिगर। किस तरीके से चार्ज करते हैं ये देखिए। यहां पे हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, इसके पास में हम कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं। पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ में देखो, ये इस बॉडी के अंदर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर रह जाएगा। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, यानी ग्राउंड कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर रह जाएगा। जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को जो हम इसके कांटेक्ट में लेके आए थे, इसको यहां से हटाएंगे, इसके हटाते ही क्या होगा, इसको हटाते ही क्या होगा, ये बॉडी कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, आपने इस बॉडी से के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं बनाया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग लाइटनिंग यू आर सेफ इनसाइड ए हाउस देन अंडर ए ट्री। ट्री के कंपैरिजन में आप किसी हाउस के अंदर ज्यादा सेफ हो लाइटनिंग के दौरान। ऐसा क्यों होता है? जब लाइटनिंग होती है एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो घर है वो चार्ज को क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे घर को बनाते हुए हम क्या करते हैं, कुछ उसमें आयरन की रोड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आयरन पाइप यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू होता हुआ चार्ज क्या हो जाता है, अर्थ में चला जाता है, जिससे हम बच जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट है, मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मुझे नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, आप लोगों को अच्छे से पता है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट कह रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। देखो Q इज इक्वल टू N है, सो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई E। और चार्ज इसने बोला 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to the power minus 19। दिस विल कम्स आउट टू बी 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है 1 कूलम्ब। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ, अच्छे से सबको आता है। स्टेटमेंट आपको पता है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास में, डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दीजिए या रिलेटिव परमिटिविटी, एक ही बात है। इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं।
वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर या कैपिटल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है, ये याद रखिए। ठीक है, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कह दो या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। सो एफ एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है या के होता है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यूनिट ऑफ 1 कूलम, डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ कूलम। कूलम की एसआई यूनिट को आप डिफाइन करोगे यहां पे। देखो कूलम की एसआई यूनिट को डिफाइन कैसे, कूलम को कैसे डिफाइन करोगे? एफ का फॉर्मूला सबको पता होता है। यहां से आपने Q1 Q2 दोनों को इक्वल टू 1 कूलम रख लिया और डिस्टेंस उनके बीच का कितना रख लिया हमने? 1 मीटर। सो ये जब वैल्यू पुट करोगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1 कूलम इज ए चार्ज which when placed at rest in vacuum at a distance of 1 meter from equal and similar charges which repels each other with a force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो आप देखोगे What are the limitation of Coulomb's law? Coulomb's law की क्या लिमिटेशन है? देखो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। Coulomb's law की सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है भाई, पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। मीडियम के साथ, मीडियम चेंज होने के साथ में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ओके, वेक्टर फॉर्म में भी आपको ये आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबको पता है, इट इज अ स्पेस अराउंड एनी चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज। इट इज अ स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है यहां पे। ठीक है, इन विच ए फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस, ये कह सकते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड न के बराबर होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबको पता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं इसको। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हाँ जी, और इसको किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन पर कूलम में या वोल्ट पर मीटर में? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर में इसको हम इसकी यूनिट जो है हम मेजर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हम बात करें ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दो चार्जेस को हमने रख दिया, किसी भी मान लीजिए ये चार्ज है हमारा, इस चार्ज को मैंने लिया और इस चार्ज को हमने लिया, इससे डी डिस्टेंस पे हम चाहते हैं कि यहाँ पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या रख लिया? एक पॉइंट चार्ज रख लिया जिसको हमने कह दिया Q0। ठीक है, ये Q0 यहाँ पे रख दिया। अब ये जो Q है ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? वो लगाएगा इतना, ये इतना फोर्स लगाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है, हमें पता चल गया ये। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो इसको, इस फॉर्मूले को अगर आपने Q0 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ जाएगा? Q/4πε0। ठीक है, Q/4πε0, Q/4πε0 इंटू d²। ठीक है, ये आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा। ओके, समझ आ रहा होगा? हाँ जी, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज। देखो ये एक डायपोल हमने बना लिया,
इसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें से किसी एक चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है, जिसको हमने 2a ले रखा है, 2a के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। जरूरी नहीं आप x भी कह सकते, 2a तो हमने इसलिए लिया ताकि हमारी एक्सप्रेशन जो है इजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने x लिया होता तो इसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो x बाई 2 आता, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाती है, इसीलिए इसको 2a ले लेते हैं ताकि मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो a होगा। डायपोल आपको समझ में आ गया, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, डायपोल मोमेंट का मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द गैप बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, ठीक है। ये यहां पे P इक्वल्स टू Q इंटू 2a कह दो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की। ओके, ये चीज याद रखिए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, आप एक्सप्रेशन जिनको देखना है, एक्सप्रेशन का मैंने अलग से वीडियो आप लोगों को दे रखा है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ये सबको पता है, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, देखिए यहां पे तो आएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, ठीक है। यहां पे तो आएगा एक्सियल पे तो आएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, ओके। और जब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन की, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो 2 हट जाएगा यहां से क्या है, ये 2 जो है आपको नजर आ रहा होगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां 2p की बजाय क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा सिर्फ p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d क्यूब, ठीक है। कई जगह पे d की जगह r ले रखा होगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, ठीक है। ये नेक्स्ट है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल। अगेन ये कितना आएगा टॉर्क, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रखा है तो उसके ऊपर जो टॉर्क जनरेट होता है वो होता है Pe साइन ऑफ थीटा। इसका एक्सप्रेशन भी आप लोगों को अपने चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी वेक्टर है और इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। डायपोल की 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हो सकती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा अनस्टेबल कंडीशन हो सकती है। और मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन होती है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये एंगल किस किस के बीच में है, ये थीटा एंगल हम जो ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल ले रहे हैं हम, ये एंगल हमने लिया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये किसके साथ में है, जब डायपोल मोमेंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 0 एंगल बनाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डायपोल हमारा 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यानी जब भी इक्विलिब्रियम आ रहा है आपको लिखा हुआ ये अनइक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम जब भी आपको नजर आ रहा है इसका मतलब उस जगह पे टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। और जब भी टॉर्क नॉन जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कह जा सकती, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल कंडीशन बोलेंगे। अब जैसे मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन जो है वो कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, जिसमें टॉर्क मैक्सिमम जनरेट होगा, ठीक है। कितना है, Pe आ जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट हम अगर बात करें व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मेंशन देयर प्रॉपर्टीज, ये भी सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू दीज लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये सबको पता है। प्रॉपर्टीज इसको आप देख सकते हो, प्रॉपर्टीज देखोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज से देखो निकलती हुई दिखा रखी है, ठीक है।
ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही है। और अगर हमारे पास कोई डायपोल है तो डायपोल में आप देखोगे, ये देखो डायपोल में पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटर कर रही है। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ठीक है, ये फील्ड लाइंस होगी। तो ये इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। ओके, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक है, धड़ल्ले से शेयर जरूर करते रहो, लाइक जरूर करो। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो वीडियो भी देखें। लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबको पता है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन सरफेस। किसी सरफेस में से परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। स्टेट गॉस लॉ। स्टेट गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? गॉस थ्योरम क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 by epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed by that सरफेस। ठीक है, दैट इज जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा Q by epsilon के बराबर होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे बराबर होता है? Q by epsilon नॉट के बराबर होता है। ओके, आजा भाई नेक्स्ट चलिए। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Derive an expression for the electric field intensity due to infinitely charged wire by using Gauss law। बहुत इजी है भाई, इसका एक्सप्रेशन भी आप लोगों को अपने पूरे YouTube चैनल में इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, वहां पे मिल जाएगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है याद है किसी को? नहीं याद है तो भाई क्या बताएं, अब आप लोगों को पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस r। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, याद रखना। पॉइंट चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। डायपोल के अंदर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डायपोल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है किसी को भाई? नहीं याद है, चलो बता देते हैं। डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखो। अभी इसका भी जो अभी एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आना चाहिए वो देखिए। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली चार्ज वायर। तो अभी मैंने आपको बता दिया है लैम्डा अपॉन क्या आना चाहिए इसका? ये देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा यहां पे क्या है? पहले ही पढ़ चुके हैं, चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ या dq बाय dl भी कह सकते हैं। ओके, हाँ भाई 20वां क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। 20th क्वेश्चन में क्या है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर बाय यूजिंग गॉस लॉ। कंडक्टिंग स्फीयर से निकालना है भाई। कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास में, ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R दे रखी है। ठीक है, और इसमें हम कहां कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे? इसमें एक तो पॉइंट चूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल बाहर। ठीक है, एक इसके सरफेस पे और एक इसके कहीं पे अंदर। ठीक है, अंदर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अगर ये कंडक्टर है तो इस चार्ज स्फीयर के अंदर, ये सॉलिड हो या होलो हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ही क्या होती है? जीरो होती है। याद रखना ये। ठीक है, ये याद रखना। अभी आप लोगों को दिखा देते हैं, ये एक्सप्रेशन भी हमने पूरा कर रखा है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए यहां पे ग्राफ में आपको पता चल रहा है, स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो। ये पोर्शन आपको खाली नजर आ रहा है ग्राफ में, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? जीरो। यानी जो हमारा स्फीयर है, ये आपने स्फीयर ले रखा है
ये वाला स्फीयर, ये स्फीयर ले रखा है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा भाई, मैं बता देता हूं, ये आएगा E इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इस पे स्फीयर पे Q है डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये आएगा कितना था, ये पॉइंट चार्ज से जो आता है वही वाली वैल्यू है ये। ओके, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेशन देखो और मजे लो, ठीक है। हाँ, बाकी पढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं, है ना। आजकल जो है बड़े आराम से बच्चे पास हो रहे हैं, 100 नंबर ले रहे हैं भाई, बल्ले बल्ले हो रही है। हम जैसे पूरे जो है घिस घिस के मर गए थे और तब जाकर के मर पिट के जो है 60% नंबर आते थे। आजकल कोई कुछ नहीं पढ़ता है तो भी 100% नंबर आ रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है भाई, खुश हो लो, कोई बात नहीं, मजे ले लो तुम। हाँ, हमारी तो गोभी खोद दी थी भाई, लेकिन तुम लोग जो है पूरे एंजॉय करो, लेकिन पढ़ भी लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बोर्ड में पास हो गए हो, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि जो एग्जाम आप पेपर के लिए दोगे, सॉरी पेपर के लिए नहीं कह सकता मैं, जॉब के लिए जो दोगे, तो उसमें आप लोगों को कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से शीट से हमें निकालना है, तो ये कितना आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आएगा सिग्मा, यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या आता है, चार्ज अपॉन एरिया। ओके, याद रखो भाई, सारा याद रखो, जो चीज पढ़ा रहे हैं सारा याद रखो। हाँ, ओके, तो देखिए कितना आता है, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने निकाला और ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसमें ये कह सकते हैं कि भी हमारी जो चार्ज शीट है ना, जो चार्ज शीट है, सपोज करो मैंने एक चार्ज शीट ले ली और वो चार्ज शीट यहां बना ली, ये चार्ज शीट है, और आप चाहते हो कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आपने कह दिया E1 होगा, ठीक है। इससे फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कोई और बढ़ा दिया, इसे डबल कर दिया डिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, तो E1 और E2 में क्या रिलेशन मिलेगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर पे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है E1 और E2 पॉइंट। इस शीट के जो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने से तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी और कुछ नहीं। तो E1 और E2 का रेशियो अगर आपसे पूछे तो 1:1 मिलेगा, क्योंकि यहां पे भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और यहां पे भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ओके, हाँ, जिनको समझ आ रहा है, जिन्होंने पढ़ रखा है, उसको तो बड़े मर्जी से समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने उठा रखे हैं बेटा, ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को करवा रहा हूं, तो थोड़ा समझ लीजिए। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखा है यहाँ पे, देखिए, अगर चार्ज किसी क्यूब के सेंटर में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन। और अगर हम वन फेज से, चार्ज हमारे सेंटर के, क्यूब के सेंटर पे ही है, ये कोई क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे है, तो इस क्यूब के सेंटर पे यहां चार्ज है, तो एक फेज से फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। और चार्ज अगर कॉर्नर पे है तो हमारे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। ये मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बना रखी है उनके अंदर सारा प्रेजेंट है, जिन्होंने वीडियो देखा है सारे एक्सप्रेशन समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल क्रिएट करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब सेपरेट आउट करेगा किसी मॉलिक्यूल के, उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल के। अब मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हुए बिना वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बियर कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्री स्पेस या एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखा है, कितना है, 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ओके, हाँ, पढ़ते रहिए मजे से, बल्ले बल्ले, तनक तनक दुम तनक तनक दुम तादा, ऐसे पढ़ते रहो गाने गा के, ठीक है, लीड लगा के। शाबाश। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स,
दैट इज इंसुलेटर मेंशन इट्स टाइप। देखो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाए थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर। पोलर कौन से होते हैं? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, जो मतलब इसको ऐसे समझो कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। तो उनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? गैप होता है थोड़ा। ओवल शेप के, अंडा की शेप के में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर। जैसे H2O, N2O, HCl, इनमें HCl है तो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सबको पता है ये, ठीक है, इस तरीके से। और नॉन पोलर है तो भाई नॉन पोलर में क्या होगा? उनमें पोल नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? एक ही जगह पे होंगे, यानी उनकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। तो N2, H2, ऑक्सीजन गैस का जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉन पोलर में आते हैं, ठीक है। हाँ शाबाश, समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से अब देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या डिफरेंस है। आपने पीछे कंडक्टिंग सेल या सॉलिड स्फीयर का एक ही जैसा एक्सप्रेशन था। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E = Q अपॉन 4πε0 r², जो पॉइंट चार्ज से होता है वही वाला। और अंदर अगर कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अगर कंडक्टर है या होलोस्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0, ये याद रखना है। और अगर नॉन कंडक्टर है तो भाई नॉन कंडक्टर तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा? ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अलग होगा, ठीक है। देखते हैं कितना होगा इस एक्सप्रेशन से। हालांकि ये सारे एक्सप्रेशन आप लोगों को आने चाहिए, यहां तो सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, सरफेस पे तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना? Q अपॉन 4πε0 r²। r क्या है? रियल रेडियस जो है हमारे कंडक्टर की, और स्मॉल r जो भी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट आप चूज कर रहे हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालना चाह रहे हो, वो वाला पॉइंट है, ओके। हाँ तो बेटा देखिए, अब हम बात करते हैं अंदर हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, वो आ गया यहाँ पे। ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला इंटरेस्टिंग है कि ये आता है E = Q, ठीक है, सॉरी, Q × R डिवाइड बाय 4πε0 और कैपिटल R², कैपिटल R क्यूब, सॉरी, कैपिटल R क्या है यहाँ पे? कैपिटल R क्या है भाई? कैपिटल R क्या है? बताओ बताओ, शाबाश। हाँ, कैपिटल R है यहाँ पे हमारे कंडक्टर की रेडियस। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि भाई E जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका ग्राफ जो है उससे थोड़ा ही डिफरेंट मिलेगा। बाहर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे वाला ग्राफ मिलेगा, और अंदर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा, उसमें था नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ये देखिए इसमें ग्राफ आ जाएगा, एक मिनट, इसमें ग्राफ मिलना चाहिए भाई, नहीं दे रखा है। चलो मैं बना के दिखा देता हूं, इसमें नहीं डाला है, ये बना देते हैं यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा बेटा, देखो ये है, और यहां से आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखा है, यहाँ R ले रखा है, स्मॉल r, और यहाँ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। और ये है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये रीजन स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और ये है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये याद रखिए। उसमें क्या था? उसमें आपको याद होना चाहिए, उसमें क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर भी क्या था? 0 था। अंदर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? 0 था कंडक्टर के केस में। उसका ग्राफ कुछ ऐसे था, ओके। तो समझ आ गया होगा। आज हम इतना ही करेंगे। आज ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो हमने कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। भाई देख, ऐसे बकवास नहीं करनी है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो अब, ठीक है। इतना टाइम लगाया आप लोगों ने, और शेयर जरूर कर दो। आपका कमेंट जरूर डालो, ठीक है।
कि कौन सा क्वेश्चन इसमें, देखो मैंने इजी क्वेश्चन उठाए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत ज्यादा देखो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हम एकदम से YouTube के ऊपर करवा दें, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, भी नहीं करवा पाते। ठीक है, ये कुछ इजी क्वेश्चन है, इतना एटलीस्ट आप सबको आना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।